गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 31 मई 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं, 2 आर्टिकल्स पायोनियर में से हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़ी हुई, तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपडेट्स इश्यू करता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल। आज की पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा है कि भारत बहुत हिम्मत से कोविड का सामना कर रहा है और होपफुली ये जो सेकंड वेव चल रही है उसमें भी हम विजेता होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 12 करोड़ डोजेस जो हैं वैक्सीन के वो अवेलेबल होंगे जून महीने में। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नई लोन्स अनाउंस की हैं कोरोना के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। रेलवेज ने 21,392 टन जितना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग 15 राज्यों तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा जो हैं वो लॉकडाउन को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बारिश की बात करें तो साउथ वेस्ट मॉनसून बारिश की जो सीज़न है ये 3 जून से केरला में स्टार्ट होगी। जो हमारे देश में अलग अलग देशों से मदद आ रही है, कोविड रिलीफ आ रही है, तो उसको तुरंत ही प्रॉम्प्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टीवी चैनल्स को ये कहा है कि आप कोविड-19 की जो हेल्पलाइन है, उनके जो नंबर्स हैं, उनको प्रमोट करें। इंडियन कोस्ट गार्ड काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, ताकि ये जो एक वेसल है, मर्चेंट वेसल जिसका नाम है एक्सप्रेस पर्ल, ये श्रीलंका के पास है, कोलंबो पोर्ट से थोड़ा ही नज़दीक है, और इस वेसल के ऊपर आग लग गई है पिछले कुछ दिनों से, तो इसको बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक नई स्टडी के मुताबिक ये चीज़ साबित हुई है कि कोरोना वायरस जो है इसको चाइनीज़ साइंटिस्ट ने वुहान लैब में क्रिएट किया था। बांग्लादेश ने कोविड लॉकडाउन को 6 जून तक एक्सटेंड किया है। Protests erupts across Brazil over management of COVID crisis by Bolsonaro government. जायर बोल्सोनारो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और उनके खिलाफ ब्राज़ील में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने कोविड क्राइसिस को अच्छी तरीके से उनकी सरकार ने मैनेज नहीं किया है। दुखद बात है कि मायामी में एक कॉन्सर्ट हुआ और इस कॉन्सर्ट में एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ। शूटिंग यानी कि किसी ने गोलियां चला दी और इसमें 2 लोगों की जान गई है और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। और पूजा रानी जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी। मैरी कॉम, लाल बूता शाही और अनुपमा जो हैं, इनको सिल्वर मिला है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। स्टॉर्म एंड राइफ, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारे देश की सिस्टम, आई एम श्योर आपने इंडियन पॉलिटी के अमित किलोर के द्वारा बनाए गए लेक्चर्स को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है हमारी चैनल के ऊपर, यू मस्ट वॉच इट। एम लक्ष्मीकांत के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको थरोली एनालाइज किया जा रहा है। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि हमारे देश में एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नए स्टूडेंट्स को खास करके इसको समझना चाहिए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, राइट? और अलग अलग राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, बट यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी के बारे में हमने बात की थी, दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी के राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो अलग अलग पार्टीज़ के ये हो सकते हैं।
तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि अगर अभी का सिनारियो लें तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, तो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए और उनकी जीत हुई, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बीजेपी की है। तो ये दोनों एक राइवल पार्टीज हैं। अब अच्छा, राइवल पार्टीज हैं, दैट्स गुड, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि अलग अलग पार्टीज, कोई एक पार्टी का पूरे देश में दबदबा ना हो। इट्स अ गुड थिंग। ये लोगों की चॉइस है कि वेस्ट बंगाल के लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बीजेपी चाहते हैं और राज्य लेवल पर वो टीएमसी की सरकार चाहते हैं। तो ये उनका अधिकार है, ये उनकी चॉइस है, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द प्रॉब्लम इज कि एक बार रिजल्ट आ गया, आने वाले 5 सालों के लिए वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रहेंगे होपफुली, और नेक्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इज़न्ट इट? तो अब ये बात तय हो चुकी है, तो इट इज़ बेटर कि दोनों जो हैं पार्टीज, व्हेन आई से पार्टीज आई एम टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोनों, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें। हाल ही में साइक्लोन यास को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वेस्ट बंगाल की एक यात्रा पर गए थे। अब दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन सामने आ रहे हैं। बीजेपी का कहना कुछ और है, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है या फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना कुछ और है। बीजेपी के लीडर्स और कुछ यूनियन मिनिस्टर्स ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर डिले किया और इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को 30 मिनट्स वेट करना पड़ा। फिर वो वहाँ पर आते हैं और कुछ पेपर्स जो हैं वो हैंड ओवर करके मीटिंग को अटेंड किए बिना वो चले जाते हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी ओपनली, पब्लिकली चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है। तो ये एक देश के लिए अच्छी बात नहीं है, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, दोनों, व्हेन आई से अगेन पार्टीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी एंड टीएमसी, हाँ यू कैन से दैट एज वेल, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की वो ये की कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो टॉप आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनको सेंट्रल डेप्यूटेशन में उनको रख दिया। जनरली इनका सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा होता है, राइट? आप में से बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, आपको पता भी होगा कि एग्ज़ाम क्रैक की तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, लेकिन फिर आप काम करेंगे राज्य सरकार के साथ। तो यही चीज़ हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो राज्य सरकारों में ही इनको। तो यहाँ पर देखिए आप कि एक चीफ सेक्रेटरी जो टॉप ऑफिसर हैं, तो उनको अब सेंट्रल डेप्यूटेशन में, यानी कि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वापस बुला लिया है। अब ममता बनर्जी का कहना यह है कि उन्होंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब की परमिशन ली थी, उसके बाद ही वो जो नेक्स्ट शेड्यूल था उनका, वहाँ पर वो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पैर छूने के लिए भी तैयार हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल राज्य की मदद करेगी तो फिर उनके लिए, अगर उनको उनके पैर भी छूने पड़े तो भी वो करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार के वर्जन्स जो सामने आ रहे हैं, ये बात डेफिनेटली अच्छी नहीं है। एक तरफ कोविड की लहर चल रही है, दूसरी तरफ ये साइक्लोन यास की तबाही। तो यही तो वक्त है कि दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी एक चीज़, यहाँ पर दोनों का थोड़ा थोड़ा कसूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए, ओडिशा में कुछ टाइम पहले साइक्लोन ताउते को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजरात की यात्रा की थी। उस टाइम पर गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, तो उनके साथ उन्होंने, उनकी तस्वीर भी आई थी कि उन्होंने एक एरियल सर्वे किया ओडिशा में। उसी दिन जब वो वेस्ट बंगाल गए तो उसी दिन वो ओडिशा भी गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने रिव्यू किया। लेकिन ये दोनों जगहों पर जो रिव्यू किया वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में वो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनको भी इनवाइट किया गया था। तो आपने ऐसा क्यों किया? ओडिशा में और गुजरात में सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स, और वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ ऑपोजिशन लीडर, यानी कि आपकी पार्टी का जो व्यक्ति है, उनको भी आप ऑन बोर्ड लेकर आए। दूसरी चीज़, सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर्स के ऊपर ये इंक्वायरी की शुरुआत की है। अब मिस्टर अधिकारी जो हैं,
उनका भी नाम है, लेकिन फ़िलहाल उनको सीबीआई ने टच नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। बोनहोमी पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हाल ही में, एज वी नो, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की यात्रा पर हैं, यानी कि अमेरिका की यात्रा पर हैं। वॉशिंगटन में उनकी मुलाकात बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई और क्वाड के बारे में डिस्कशन हुई। नाउ द थिंग इज़, आज के जो चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, क्लाइमेट चेंज, फिर कोविड ऑफ कोर्स, इसके अलावा दूसरे जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि कोई अकेला देश जो है उसको हैंडल नहीं कर सकता। इनफैक्ट दो देश मिलकर भी इसको हैंडल, तो इसके लिए आपको चाहिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। मल्टीलैटरल यानी कि दो से ज़्यादा देश, और इसमें परफेक्टली क्वाड जो हैं ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको 4 देश हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक मैप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक की एक बाउंड्री है और एक इंडो पैसिफिक की है। पहले एशिया पैसिफिक को काफ़ी जोर दिया जाता था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक की काफ़ी बातें हो रही। इंडो पैसिफिक यानी कि ये पूरा रीजन, ये वाला जो रेड डॉटेड लाइन है, तो ये पूरा रीजन। तो यहाँ पर देखिए क्वाड के 4 देश, एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज जापान। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये सारे रीजन को सिक्योर करने की बात है। ये सारे रीजन में जो चाइना का एक एग्रेसिव बिहेवियर है उसको रोकने के लिए ये चारों देश जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाया है। और इंडिया की जो लुक ईस्ट है और उसके बाद लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया, तो उसमें भी क्वाड जो है वो काफ़ी हमें बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये चारों देश में से भारत अकेला ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है। दूसरी चीज़, चाइना की बात करें तो भारत अकेला ऐसा देश है, इन चारों देशों की बात कर रहे हैं, इन चारों देशों में से भारत अकेला ऐसा देश है जो चाइना के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है। दूसरी चीज़ कि चाइना और इंडिया, जापान छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेटेड कंट्री भी है। तो इस हिसाब से देखें तो साइज़ और स्टेचर का भी एक एडवांटेज है भारत के। फिर इस रीजन में काउंटर बैलेंस करने के लिए भी, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्वाड जो है, क्वाड के बाकी 3 देश जो हैं वो अब मानते हैं कि भारत को सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, और उसमें ये 3 देश भारत की मदद कर सकते हैं सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट में, कि भारत भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग देश बन जाए। डिफेंस की बात करें तो भारत के पास वो सारे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट गैजेट्स और लेटेस्ट हथियार होने चाहिए कि चाइना जैसे देश को वो काउंटर कर सके। इसके अलावा भारत के इन तीनों देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, तीनों के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी के क्षेत्र जैसे कि डिफेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सारे क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छे लेवल पर हम हैं और इसको और ज़्यादा ऊंचे लेवल पर हम ले जा सकते हैं। एक चीज़ जो क्वाड को करने की आवश्यकता है वो है चाइना के बारे में अब ओपनली बोलने की आवश्यकता है। 12 मार्च को जो मीटिंग हुई, क्वाड की वर्चुअल मीटिंग हुई, तो उसमें वैक्सीन के बारे में बात हुई, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, लेकिन चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द टाइम, ये आर्टिकल यही कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि चाइना जो एक हर जगह पर चाइना का एक प्रॉब्लम है, चाइना हर जगह पर मिसबिहेव कर रहा है, तो ये मिसबिहेवियर के बारे में अब ये 4 देशों को या फिर क्वाड को ओपनली डिस्कशन करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। वैक्सीनेशन की बात करें तो इससे पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, आज फिर से यहाँ पर इस आर्टिकल में हमें ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार और इसको क्विकली डिस्कस किया जाए। वो ये है कि कोविड वैक्सीन जो हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देश में, हमारे देश में, क्योंकि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जापान और यूएसए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करेगा,
ताकि एक बार भारत जो है वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को इनोक्यूलेट कर दे, उसके बाद ये सारे देशों को अलग अलग, यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं राइट, और अफ्रीका हैं और दूसरे देशों तक हम ये 4 देश मिलकर ये पूरा प्रोग्राम चलाए और फिर अलग अलग जगहों पर हम वैक्सीन सप्लाई कर सकें। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये चाइना के ऊपर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर हैं और चाइनीज़ आर्मी के बारे में भी बात करेंगे। द थिंग इज़ कि चाइना की जो आर्मी है, हम कहते हैं चाइनीज़ आर्मी ने ये किया, जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, क्या आपको पता है ये कोई नेशनल आर्मी नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ की आर्मी है। तो इट्स लाइक जस्ट इमेजिन, हम इमेजिन भी करें तो भी काफ़ी वियर्ड फील होता है कि इंडियन आर्मी जो हम कहते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, तो वी से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये बीजेपी की आर्मी नहीं है, ये बीजेपी की नेवी नहीं है, ये कांग्रेस की नेवी नहीं है, इट्स नॉट तृणमूल कांग्रेस की एयरफोर्स, ऐसी चीज़ नहीं है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक लंबे टाइम तक कांग्रेस रही है, तो हमारे देश में कांग्रेस आर्मी नहीं है, कांग्रेस एयरफोर्स, कांग्रेस नेवी नहीं है, या फिर बीजेपी आर्मी नहीं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की ये आर्मी है PLA। इसकी स्टार्टिंग हुई जब जापानीज इन्वेडर्स को हटाने के लिए वहाँ के जो KMT हैं, जनरल चियांग काई शेक, तो उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी जो है कुमिंगतांग, तो ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए फिर उन्होंने जापानीज इन्वेडर्स, ये PLA ने उसके साथ लड़ाई की और फिर जापानीज इन्वेजन ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और तब से ये PLA जो है वो चाइना की एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये आर्मी बन चुकी है। 1962 में भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ, चाइना ने हमारे देश में एक घुसनखोरी की और उस वक्त हमारे 5000 हमारे सैनिक जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए। 4000 जितने हमारे सैनिक जो हैं उनको वो इंजर्ड हुए थे, कई को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था। ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। उस टाइम पर हमारी जो आर्मी, हमारे जो सोल्जर्स थे, उनके पास इतने कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं थे, बहुत ही पुराने ब्रिटिश टाइम के इक्विपमेंट थे और चाइना के पास थोड़े मॉडर्न इक्विपमेंट थे, तो चीज़ें जो है वो उनके पक्ष में रही ये 1962 में। और एक सरप्राइज़ भी थी, एक चीटिंग भी की थी उन्होंने, अगर आप देखें तो हमारे साथ कुछ बातें और हो रही थी और अचानक से हमारे ऊपर हमला भी कर दिया। कुछ हमारी भी गलती थी, ये सारी चीज़ें हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी इतनी बैटल कैजुअल्टी हुई तो हमने भी काफ़ी अच्छी बैटल के 750 चाइनीज़ ये PLA के सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए और 1700 जितने जो हैं वो इंजर्ड हुए। तो इसका मतलब ये है कि भारत के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई, काफ़ी ब्रेवरी दिखाई और युद्ध किया। फिर PLA के दूसरे कुछ उससे पहले की बात करें तो 1951-53 के बीच में ये 3 सालों में कोरियन वॉर हुआ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जन्म होता है और नॉर्थ कोरिया को चाइना का सपोर्ट मिला, साउथ कोरिया को USA का सपोर्ट मिला। और उस टाइम पर क्या आपको पता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा 1,52,000 ये PLA के सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए और 3,83,000 जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 1967 की बात करें तो भारत में फिर से उन्होंने एक 5 साल के बाद, 1962 के 5 साल के बाद उन्होंने नथुला को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उस टाइम पर भारत के 70 सोल्जर्स बैटल कैजुअल्टी हुए, PLA के 450 से 500 जितने जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी रहे। 79 में चाइना ने ये नॉर्थ वियतनाम में इन्वेड करने की कोशिश की तो 60,000 बैटल कैजुअल्टी। उनको लगा कि वियतनाम एक छोटा सा देश है, उनको ऐसे ही हम हरा देंगे, लेकिन वियतनाम इज़ अ वेरी टफ कंट्री। USA भी यहाँ पर थक चुका था, हार गया था। तो चाइना जो है उस टाइम का जो चाइना है तो 60,000 कैजुअल्टी वॉज टू मच। तो और 79 के ये वियतनाम मिस एडवेंचर के बाद PLA के पास कोई ऐसा ख़ास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। डोकलाम और लद्दाख में जो उन्होंने कोशिश की 2017 डोकलाम और उसके बाद ये लद्दाख में जो चीज़ें चले तो उसमें भी काफ़ी उनकी कॉम्बैट कैजुअल्टी हुई है।
तो ये जो कम्युनिस्ट मिलिट्रीज हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोई एफिशिएंट नहीं है। ज़्यादा नंबर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीत जाएंगे। इतिहास को देख लीजिए, कई ऐसी जंग हुई है जहाँ पर एक पार्टी या फिर एक जो युद्ध में पार्टी है तो उसके पास कम सोल्जर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे ट्रेंड सोल्जर्स हैं। इट्स लाइक एक तरफ आपके पास 10 लायन हैं और दूसरी तरफ 1000 आपके पास बकरियां हैं, लेट्स से। तो यू नो राइट, वेल ट्रेंड 10 लायन भी 1000 बकरियों के ऊपर हावी होंगे, मीन्स भारी पड़ेंगे, इजंट इट। तो ये सिचुएशन है। तो उनके पास नंबर्स हैं लेकिन दे आर नॉट एफिशिएंट। फिर कम्युनिज्म की बात करें तो जोसेफ स्टालिन जो है, उन्होंने हिटलर के खिलाफ जो ये जर्मनी, हिटलर वाला जो जर्मनी था, तो उसको हराने के बारे में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ये 1941 से 45 के बीच में सोवियत कैजुअलिटी जो है वो 20 मिलियन 2 करोड़ ये सोवियत सोल्जर्स जो हैं वो बैटल कैजुअलिटी हुए, यानी कि शहीद हो गए। और अमेरिका ने बहुत सारा मटेरियल, वॉर मटेरियल सप्लाई किया था। लैंड लीज स्कीम के तहत अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में मटेरियल, वेपन्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की, तब जाकर ये हिटलर को वो हरा पाए थे। मिलिट्रीज की बात करें तो कम्युनिज्म में जो इक्वालिटी की बात होती है कि एवरीवन इज़ इक्वल, तो जो कार्ल मैक्स ने थियरी दी है उसमें जो वर्किंग क्लास है वो सारे इक्वल। फिर उसके बाद जो उससे गरीब हैं, पेशेंट्स यानी कि जो मजदूरी का काम करते, खेती बाड़ी की का काम करते एक्सेट्रा, तो उनको इसका पार्ट नहीं माना जाता। फिर बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, उनका भी विरोध किया जाता है। तो सिर्फ वही सारे लोग जो आप कह सकते हैं कि जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर सरकार के साथ काम करते हैं, उनको ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आर्मीज़ और मिलिट्रीज़ की बात करें तो उसमें चेन ऑफ कमांड होती है। अगर आपके जो मेजर हैं या फिर आपके जो आर्मी के चीफ हैं, लेट्स से, तो वो भी एक सोल्जर की तरह हैं, वो उनका यूनिफॉर्म सोल्जर की तरह है, उनको वही सारी फैसिलिटीज़ मिल रही जो एक फुट सोल्जर को मिल रही है। तो ये इक्वालिटी तो हो जाएगी, अच्छा लगेगा, हर कोई कॉमरेड्स एक दूसरे को कहेंगे एक्सेट्रा। लेकिन युद्ध जो है उसमें आपको एक लीडर चाहिए, आपको अलग अलग एक पूरी हायरार्की होती है। इट्स ए सिस्टम, इट्स ए प्योर सिस्टम। युद्ध जो है वो अच्छी सिस्टम जिसके पास होगी वो जीत जाएंगे। तो अगर आपकी ऐसी एक हायरार्की है, हायरार्की यानी कि ऐसी एक चेन है, तो यहाँ पर आपके चीफ होंगे, फिर उनके असिस्टेंट होंगे, फिर उनके नीचे कुछ लोग होंगे। तो ये पूरी जो चेन है ये हटाकर अगर आप एक एक सिंपल लाइन बना दे कि हर कोई इक्वल है, तो इसमें कौन कमांडर कौन वो, फिर डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज होते हैं, तो ओबीडियंस नहीं रहता है और इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी जो है वो चली जाती है। वन कैन नॉट प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग बेटर एंड बेटर कर्मा। और कोई खराब कर्म कर रहा है तो उसका फल भी उसको मिलेगा। ये जो हमारे देश में एक मान्यता है, आजकल पूरे दुनिया में भी, अंग्रेज़ों के बारे में भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कर्मा को वो काफ़ी मानते हैं। दे यूज़ द वर्ड कर्मा, दे से कर्मा, लेकिन इसको हम हिंदी में तो कर्म कहते हैं। तो ये जो कर्म की बात है, ये कम्युनिज्म की जो बात है, एवरीवन इज़ इक्वल, ये कर्म के साथ हमारी जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसके साथ ये फिट नहीं बैठती है। क्योंकि हमारे देश की बिलीफ ये है कि वी आर नॉट इक्वल, वी आर यूनिक। आजकल ये भी डिस्कशन चल रही है कि पुरुष और स्त्री, मैन एंड वेमेन, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों यूनिक हैं, राइट। आप यू कैन नॉट कंपेयर। आप दो लोगों को, दो ट्विंस अगर हैं, उनको भी अगर ऊपर सरफेस लेवल पर यू कैन से कि दोनों ट्विंस हैं, उनका जन्म एक दिन पर हुआ, दोनों के पेरेंट्स कॉमन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन दोनों अपने अपने कर्म से अलग होंगे, इज़न्ट इट। कोई म्यूजिक, एक ट्विन जो है वो आर्टिस्ट बने तो दूसरा साइंटिस्ट बने, तो उनके कर्म के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है। कोई अच्छा काम करेगा तो ही और शी विल गो अप, बुरा काम करेंगे तो ही और शी विल गो डाउन। लेकिन कम्युनिज्म में ये बात नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो हमारे देश की जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसके साथ क्लैश होती है, ये कम्युनिज्म की।
और कम्युनिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ली क्वान यू जो सिंगापुर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, कुछ सालों पहले, आई थिंक 2015 में या 16 में उनका निधन हो गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन मुझे ये बात याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए थे, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पर गए थे उनकी फ्यूनरल को विज़िट करने के लिए नहीं, लेकिन ये LKY का निधन हुआ तो भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाते, तो समझिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे। तो LKY ने ये कहा कि उस टाइम पर उनकी बायोग्राफी जो थी, एक लंबे टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी के ऑटोबायोग्राफी के सेकंड वॉल्यूम में ये कहा है कि आने वाले समय में जो पहले चाइना रूरल चाइना था, ज़्यादातर लोग रूरल चाइना में थे, लेकिन धीरे धीरे अर्बन बेस होता जाएगा। फिर धीरे धीरे सिटीजन्स जो हैं वो और ज़्यादा पार्टिसिपेशन की डिमांड करेंगे, उनके जीवन के ऊपर जो राज्य का कंट्रोल है वो कम होता जाएगा या फिर कम होने की डिमांड करेंगे। चाइना में क्या है कि आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया वाले जो उनके स्टेट्स हैं और उनके सिटीज़ हैं वो काफ़ी डेवलप्ड है। इंटीरियर चाइना में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पर भी अब रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा और लोगों की वैल्यूज़ एस्पिरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन की वो चेंज होगी। करप्शन का जो प्रॉब्लम है उसके खिलाफ भी लोग आवाज़ उठाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना के बारे में है कि ये कम्युनिस्ट थिंकिंग जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सारे उनके बदलाव उनको देखने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप देखिए वो कितने रूड हो गए हैं या फिर कितने ईगोइस्टिक, शायद अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें। तो चाइना की जो चाइना डेवलप कैसे हुआ? चाइना मैन्युफैक्चरिंग से डेवलप हुआ। अब ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजीज़ उनको USA और दूसरे देशों ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने मदद की, जापान ने मदद की, वेस्टर्न वर्ल्ड ने मदद की। वहाँ की जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड की फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी खुद की छोटी छोटी फैक्ट्रीज़, मीडियम साइज़ की फैक्ट्रीज़, बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर सामान क्या देश के लिए पैदा करती है? नो, वो एक्सपोर्ट के लिए पैदा करती हैं। तो आप अपने कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा कस्टमर है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कस्टमर है, मिसबिहेव। USA सबसे बड़ा कस्टमर है चाइना का, उनके साथ इस प्रकार की सिचुएशन। जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनके साथ ये। तो जो इससे पहले का हमने आर्टिकल डिस्कस किया क्वाड के बारे में, 4 देशों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि ये 4 बड़े कस्टमर्स हैं और आप एक सप्लायर हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सप्लायर जो है वो झुककर सलाम करे कस्टमर को, लेकिन आप कस्टमर के साथ ही मिसबिहेव कर रहे हैं। तो और बहुत सारे देश जो हैं वो आज यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं। यूके और चाइना के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन अब यूके भी चाइना के 5G और ये सारी चीज़ें बंद करवा रहा है। तो अब देखिए चाइना जो है वो खुद के पैर के ऊपर जो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसी सिचुएशन इस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की है। और आने वाले टाइम में ये इश्यूज़ और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं चाइना के लिए। ओनली ए ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19, ये बात बिल्कुल सच है कि ग्लोबली अगर हम मिलकर काम करें, ग्लोबल कोऑपरेशन के बिना आप नए नए वर्जन्स को, ये नए नए वेरिएंट्स जो हैं उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। राइट, WHO ने भी ये कहा है कि 40 देशों में ये जो नया वेरिएंट है वो आपको देखने को मिला है। और ये स्टेटमेंट कई बार कहा जाता है, नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। हर एक देश जब तक कंप्लीटली वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक ये कोविड जो है उसके नए नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो हमें मास वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। और कई साइंटिस्ट, कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी जो कुछ ऐसी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो ये नए वेरिएंट्स के ऊपर, ऐसा नहीं हर एक, लेकिन कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अलग अलग देश में चल रही है, तो ये वैक्सीन्स नए वेरिएंट्स को फाइट नहीं दे पाएगी। जो हमारे देश की बात करें तो वैक्सीन हेजिस्टेंसी जो थी वो अब चली गई है। वैक्सीन की शॉर्टेज हाँ है। वैक्सीन मैत्री के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें भी हो रही थी, अब इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं रहा है, हमने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर ली है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो ये वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर ना आ जाए कि भाई हमारा देश सबसे पहले और हम पहले और हमारे देश की ये वैक्सीन है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वैक्सीन है तो ये पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए, तभी हम इसको हरा पाएंगे। हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन एक देश यानी कि हमारे देश में रहती है, भारत में रहती है। और हमारे देश में फ़िलहाल 12% जितनी पॉपुलेशन को हमने फर्स्ट डोज दिया है और टोटल 3.2
50% पॉपुलेशन को दोनों डोजेस मिले हैं, तो बहुत कम नंबर है ये, उसको हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। फिलहाल हमारी कैपेसिटी है 70 मिलियन डोजेस पर मंथ, ये बहुत कम है। हाल ही में भारत सरकार ने 45 बिलियन रुपीज़ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिए हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके। न्यूज़ में भी हमने देखा है कि जून जुलाई से 158 मिलियन डोजेस हर मंथ हम पैदा करेंगे, तो जो कैपेसिटी है फ़िलहाल उस डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी होपफुली इन जून एंड जुलाई। और 50 मिलियन डोजेस जो हैं वो हम स्पुतनिक के इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ की लैब जो है वो स्पुतनिक के यहाँ पर डोजेस भी बनाएगी। रशिया के एम्बेसडर का कहना यह है कि धीरे धीरे ये डोजेस जो हैं वो 850 मिलियन डोजेस जो हैं वो एक साल में स्पुतनिक वी के बनाएंगे। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और भारत को ही एक बार हम वैक्सीनेट हो जाए, अपने पूरे देश को कर ले, उसके बाद हमें दूसरे देशों की मदद करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। अगेन क्वाड का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और हमारे देश में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को हमें लाइसेंस देना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े, और कंपटीशन बढ़ती है तो प्राइस भी कम हो जाएगी। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की 3 कंपनीज जो हैं तो वो भी अब डोजेस प्रोड्यूस करने की शुरुआत करेंगी। 58 मिलियन डोजेस जो हैं हर महीने ये 3 कंपनीज बनाएगी। और दूसरी जो चीज़ है जो भारत को आज से करनी चाहिए वो ये है कि आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो आ सकते हैं, तो अभी से हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को डिफाइन किया गया था, तो उसमें ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं है। अब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर के तौर पर हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी ऐड करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की भी दवाई बनाने वाली कंपनीज हो। सारे सेक्टर को हमें, ये पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमें प्राइवेट नहीं बनाना चाहिए। वी हैव टू मेक इट पब्लिक। कुछ पब्लिक कंपनीज रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में भी हमें ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा हर्डल ये है कि मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने ट्रिप्स के बारे में काफ़ी बात की है, दैट्स व्हाई आई एम बीइंग बिट क्विक हियर, कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बैरियर्स काफ़ी। क्या आपको पता है कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिएक्टर्स जो होते हैं तो इसमें 1800 जितनी पैटेंट्स हैं, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारे हर्डल्स होंगे। फिर अब ट्रिप्स के बारे में इंडिया और साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों ने WTO में तो अपील की है। USA ने पहले नहीं मान रहा था लेकिन अब USA भी सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी जैसे कुछ देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सभी देशों को समझना चाहिए कि हम ये टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों को हम डिसेंट्रलाइज करें, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन हो इस वैक्सीन का और डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि जब तक ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक हर एक देश सेफ नहीं होगा, तब तक हम कोई सेफ नहीं हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रुवांडा। इसको रवांडा नहीं कहते, इसका प्रोनाउंसिएशन है रुवांडा। और आपके लिए एक प्रश्न है, सेशल्स नाम का एक देश है, आइलैंड नेशन है, तो उसके कैपिटल का नाम क्या है? दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।